कभी सोचा है कि 3 घंटे की जेम्स कैमरन की बड़ी सी फिल्म देखने के बाद सबसे ज्यादा याद किसी एक्शन सीन या विजुअल की जगह एक फीमेल एलियन विलेन रह जाए? एवेटार फायर एंड ऐश बिल्कुल यही करता है। उम्मीद के बिल्कुल उलट वरांग इस फिल्म की सबसे दमदार और याद रहने वाली कैरेक्टर बनकर सामने आती है और एक बार फिर ये साबित होता है कि 2008 से चली आ रही एवेटार फ्रेंचाइज आज भी थिएटर में देखी जाने वाली सबसे खूबसूरत फिल्मों में से एक है। पिछले 17 सालों में जेम्स कैमरन ने फिल्म टेक्नोलॉजी में जो काम किया है वो सच में काबिले तारीफ है। हर सीन में मेहनत और नया प्रयोग साफ दिखता है, लेकिन इसके साथ एक सवाल भी उठता है, क्या इतनी ही मेहनत कहानी पर भी की गई है? खासकर तब जब जैक सली और कर्नल क्वारिच की लड़ाई 3 फिल्मों से लगभग एक सी चल रही है। आजकल सोशल मीडिया पर एवेटार को अक्सर हल्के में लिया जाता है। लोग इसके विजुअल्स की बात तो करते हैं, लेकिन पेंडोरा की दुनिया को बनाने में जो बारीकी और मेहनत लगी है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। करीब 20 साल बाद फायर एंड ऐश इस कहानी का तीसरा पार्ट है, जो कम से कम देखने में तो इस दुनिया को और बड़ा बनाता है। द वे ऑफ वाटर के बाद जैक सली अब पूरी तरह एक फैमिली मैन है। नियतिरी और अपने बच्चों के साथ वह पेंडोरा को अपना घर मान चुका है और जंगल के नावी का लीडर है। उसे पता है कि इंसान वापस आएंगे। इस बार इंसान अवतार क्लोन के जरिए लौटते हैं, जिनमें उनकी पुरानी यादें होती हैं। उनका मकसद अब सिर्फ संसाधन लेना नहीं, बल्कि पेंडोरा को इंसानों का नया घर बनाना है। और इस सब के पीछे है कर्नल माइल्स क्वारिच, जो बदला भी चाहता है और जीत भी। दूसरी फिल्म का अंत बहुत दुख भरा था। सली परिवार ने अपना सबसे बड़ा बेटा खो दिया। स्पाइडर की वजह से क्वारिच जेक तक पहुंच गया। हालांकि स्पाइडर ने अपने पिता को बचाया, लेकिन आखिर में उसने सली परिवार को ही चुना और क्वारिच वो फिर भी जिंदा बच गया। फायर एंड डैश में सली परिवार अब भी इस दुख से बाहर नहीं निकला है। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है एक नए नावी कबीले से। ये आग और राख में रहने वाला खतरनाक कबीला है, जिसकी लीडर है वरांग। जब ये लोग क्वारिच के साथ मिल जाते हैं तो पेंडोरा में जंग और भी बड़ी हो जाती है। विजुअल्स की बात करें तो ये फिल्म IMAX 3D के लिए बनी है। हर सीन बड़ा, गहरा और बहुत रियल लगता है। इसे सिर्फ विजुअली शानदार कहना कम होगा, लेकिन सवाल यही है, क्या सिर्फ अच्छे विजुअल्स काफी हैं? कहानी के मामले में फिल्म कई जगह पुराना रास्ता अपनाती है। बहुत कुछ पहली 2 फिल्मों जैसा ही लगता है। पेंडोरा की दुनिया आज भी बहुत खूबसूरत और जिंदा लगती है, लेकिन जैक और क्वारिच की लड़ाई अब थोड़ी सीधी और अनुमान लगाने लायक हो गई है। स्पाइडर का रोल भी कई बार परेशान करता है। कहानी में कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट नहीं है। इंसान अब भी लालची दिखाए गए हैं और पेंडोरा को सिर्फ फायदा कमाने की जगह समझते हैं। जैक अब भी उसकी रक्षा करता है। अमृता नाम की चीज जो इंसानों को बूढ़ा होने से रोकती है, फिर से कहानी में आती है। इस बार क्वारिच ऐश पीपल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। मोंक वान क्लान देखने में बहुत खतरनाक और अलग लगता है, लेकिन कहानी में उन्हें ज्यादा गहराई नहीं मिलती। उन्हें एक बड़े खतरे की तरह दिखाया जाता है, लेकिन उनके बारे में ज्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता। ये थोड़ा निराश करता है, क्योंकि ये पेंडोरा का सबसे दिलचस्प नया कबीला हो सकता था। टेक्निकली फिल्म कमाल की है। ज्यादातर चीजें कंप्यूटर से बनी हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ असली लगता है। हवा में उड़ती राख, पानी का शरीर से टकराना और चेहरे के छोटे छोटे एक्सप्रेशन जो दुख और गुस्से को दिखाते हैं। कई बार लगता है कि फिल्म बस पेंडोरा दिखाने में ही खो जाती है। यही इसकी ताकत भी है और कमजोरी भी। कई बार विजुअल्स इतने हावी हो जाते हैं कि कहानी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। क्वारिच और ऐश पीपल के सीन, इंसानी जहाजों पर टुलकुन के हमले और दूर से तबाही दिखाते सीन बहुत सुंदर हैं, लेकिन द वे ऑफ वाटर की तरह यहाँ ये सीन कहानी को पूरी तरह संभाल नहीं पाते। 3 घंटे से ज्यादा की लंबाई इस बार थोड़ी भारी लगती है। दूसरी फिल्म ने नई जगह और नई जनजाति दिखाई थी, लेकिन फायर एंड ऐश ज्यादातर जानी पहचानी जगहों पर ही घूमती है। लो आग का अपने भाई की मौत को लेकर दुख सही है, लेकिन बार बार वही बात आने से फिल्म थोड़ी धीमी हो जाती है। डायलॉग्स भी कई जगह कमजोर लगते हैं। खासकर लोआक और स्पाइडर की बातें कई बार जबरदस्ती मॉडर्न लगती हैं, जरूरत से ज्यादा। स्लैंग और गलत टाइम पर जोक्स इमोशनल सीन का असर कम कर देते हैं। स्पाइडर का कैरेक्टर भी उतना असर नहीं छोड़ पाता। फिर भी फिल्म का मैसेज आज भी मजबूत है। पर्यावरण, लालच और इंसानों की ज्यादा चाह, ये सब मुद्दे कहानी के केंद्र में हैं। ये चीजें हमारी असली दुनिया से जुड़ी हुई हैं और आज भी उतनी ही जरूरी हैं। एक्टिंग में विलेन सबसे ज्यादा चमकते हैं। स्टीफन लैंग एक बार फिर खतरनाक क्वारिच बने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है उना चैपलिन की। वरांग मजबूत, डरावनी और असरदार। वो इस फ्रेंचाइज में कुछ नया लेकर आती हैं। आखिर में एवेटार फायर एंड ऐश एक मिली जुली फीलिंग छोड़ती है। विजुअल्स शानदार हैं। पेंडोरा की दुनिया और बड़ी लगती है, लेकिन कहानी जानी पहचानी
पहचानी है और अब उसमें कुछ नया चाहिए। ये फिल्म तारीफ के लायक है, इज्जत कमाती है और हैरान करती है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाती है कि अगर एवेटार को आगे बढ़ना है तो कहानी में बड़ा बदलाव जरूरी है। अगर आपको ऐसी आसान भाषा में फिल्म ब्रेकडाउन पसंद है तो सिनेमा डिकोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, जहां फिल्मों को सिर्फ देखा नहीं समझा भी जाता है।